अंतिम गवाह। प्रस्तावना। बनारस की गलियों में शाम का अंधेरा गहरा रहा था। गंगा के घाटों पर आरती की गूंज अभी थमी ही थी कि दशाश्वमेध घाट के पास वाली पुरानी हवेली में एक चीख गूंजी। वो चीख डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरा रहस्य छिपा था। उसी रात शहर के सबसे रसूखदार वकील पंडित दीनानाथ की हत्या हो गई। कमरे में कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक अधजली डायरी और एक गवाह के जो बोल नहीं सकता था। अध्याय 1। खामोश गवाह। इंस्पेक्टर समीर प्रताप सिंह जब मौके पर पहुंचे तो हवा में चमेली के इत्र और बारूद की मिलीजुली गंध तैर रही थी। समीर अपनी तैनी नजरों और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लाश की तरफ देखा। दीनानाथ अपनी कुर्सी पर इस तरह झुके थे जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन उनके सीने पर बना खून का निशान कुछ और ही कहानी कह रहा था। सर, कमरे में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं है, हवलदार दीनदयाल ने हांफते हुए कहा। समीर ने खिड़की की ओर देखा। बाहर गंगा का शांत पानी चमक रहा था। इसका मतलब कातिल कोई जान पहचान वाला था। दीनदयाल रास्तों का बखूबी इल्म था। तभी समीर की नजर कोने में रखे एक पिंजरे पर गई। उसमें एक बूढ़ा तोता बैठा था जो अपनी गर्दन झुकाए खामोश था। समीर उसके करीब गए। क्यों मियां, तुमने तो सब देखा होगा, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। तोता अचानक फड़फड़ाया और एक अजीब सी आवाज में बोला, काली डायरी, नीली स्याही, धोखा। समीर के कान खड़े हो गए। कौन सी डायरी? दीनदयाल ने मेज की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। समीर समझ गए थे कि यह केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। दीनानाथ शहर के सबसे बड़े राजदार थे। उनके पास उन लोगों की फाइलें थीं जो सफेद पोश होकर घूम रहे थे। अगले दिन सुबह समीर को दीनानाथ की वसीयत का पता चला। वसीयत में लिखा था कि उनकी पूरी संपत्ति एक अनाथालय को जाएगी, लेकिन एक नीले रंग का संदूक उनकी दूर की भतीजी अवनी को दिया जाए। अवनी, जो पिछले 10 सालों से शहर से बाहर थी, उसी दोपहर बनारस पहुंची। उसकी आंखों में दुख से ज्यादा डर था। जब समीर ने उससे मुलाकात की तो उसने सिर्फ एक बात कही, इंस्पेक्टर, मेरे चाचा की हत्या पैसे के लिए नहीं, उस राज के लिए हुई है जो वो पिछले 20 सालों से छुपा रहे थे। अध्याय 2। नीली संदूक का रहस्य। बनारस की ढाब में एक अजीब सी तपिश थी। घाटों पर बढ़ती भीड़ और तंग गलियों के बीच इंस्पेक्टर समीर और अवनी उस पुरानी हवेली के तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। वसीयत में जिस नीले संदूक का जिक्र था वो हवेली के सबसे पुराने हिस्से में रखा था। तुम्हें यकीन है अवनी कि तुमने पहले कभी इस संदूक को नहीं देखा? समीर ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर मारते हुए पूछा। धूल की परतें गवाही दे रही थी कि यहां बरसों से कोई नहीं आया था। अवनी ने सिर हिलाया। चाचा जी हमेशा कहते थे कि कुछ यादें बंद ही अच्छी लगती हैं। उन्होंने इस कमरे को हमेशा ताले में रखा। तहखाने के कोने में मकड़ी के जालों से ढका एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर गहरा नीला पेंट अब पपड़ी बनकर उखड़ रहा था। समीर ने दस्ताने पहने और धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। उम्मीद के उलट उसमें न तो सोना था और न ही कोई जेवरात। अंदर सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें, एक टूटी हुई घड़ी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का एक पुराना पहचान पत्र था। पहचान पत्र पर तस्वीर धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन नाम साफ पढ़ा जा सकता था, विक्रम प्रताप सिंह। समीर के हाथ ठिठक गए। ये तो मेरे पिता का नाम है। हवेली की शांति अचानक एक भारी खामोशी में बदल गई। समीर के पिता एक ईमानदार पुलिस अफसर थे, जिनकी मौत एक एनकाउंटर में तब हुई थी जब समीर छोटा था। उन्हें बताया गया था कि वो एक हादसा था, लेकिन दीनानाथ के पास
उनके पिता का आईडी कार्ड क्या कर रहा था। इंस्पेक्टर, देखिए, इसके पीछे कुछ लिखा है। अवनी ने इशारा किया। कार्ड के पीछे छोटे अक्षरों में एक तारीख और एक कोड लिखा था। 12/4/2004, श्मशान घाट, सीढ़ी नंबर 7। तभी हवेली के ऊपर वाले हिस्से से किसी के भागने की आवाज आई। समीर ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली। अवनी, यहीं रुको। समीर ऊपर की ओर दौड़े। परछाई रसोई की खिड़की से बाहर कूद रही थी। जब तक समीर खिड़की तक पहुंचे, वो शख्स बनारस की भूल भुलैया वाली गलियों में ओझल हो चुका था। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि अवनी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो वापस आया था। अवनी कांपते हुए बोली। उसने खिड़की से झांका। उसके हाथ पर एक टैटू था, एक जलती हुई मशाल। अध्याय 3, अतीत का साया। शाम को थाने में समीर ने पुरानी फाइलें निकलवाई। साल 2004 का वो केस जिसमें उनके पिता की जान गई थी, सरकारी कागजों में बंद हो चुका था। लेकिन दीनानाथ की हत्या ने उस राख में दबी चिंगारी को फिर से हवा दे दी थी। समीर ने उस तोते की बात याद की। काली डायरी, नीली स्याही, धोखा। उन्होंने गौर किया कि संदूक में मिली तस्वीरों में से एक तस्वीर कटी हुई थी। उसमें 3 लोग खड़े थे। एक पंडित दीनानाथ थे, दूसरे समीर के पिता, और तीसरे व्यक्ति की जगह सिर्फ एक कटा हुआ किनारा था। सर, हवलदार दीनदयाल अंदर आया। एक खबर है। दीनानाथ के घर का जो रसोइया गायब था, उसकी लाश मणिकर्णिका घाट के पास मिली है। समीर की मुट्ठियां भिंच गईं। कातिल गवाहों को खत्म कर रहा है। वह नहीं चाहता कि 20 साल पुराना वह राज बाहर आए। तभी समीर के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सच्चाई गंगा की गहराइयों में दफन है। इंस्पेक्टर, सीढ़ी नंबर 7 पर अकेले आओ अगर अपने पिता की मौत का सच जानना चाहते हो। रात के 12 बजे थे। बनारस का कोहरा गंगा की लहरों पर तैर रहा था। समीर जानते थे कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन अपने पिता के नाम पर लगे हादसे के दाग को धोने का यह आखिरी मौका था। अध्याय 4, आधी रात, मणिकर्णिका घाट। जहां 20 साल पुराना वह चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती, उस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। धुएं और राख के बीच समीर अकेले सीढ़ी नंबर 7 की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में रिवॉल्वर थी और कान हर आहट पर लगे थे। तभी अंधेरे से एक भारी आवाज आई। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह निडर हो, समीर। समीर घूमे। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसका चेहरा कंबल से ढका था। उसके हाथ पर वही जलती हुई मसाल का टैटू था जिसे अवनी ने देखा था। कौन हो तुम और मेरे पिता के बारे में क्या जानते हो? समीर ने कड़क कर पूछा। वह आदमी धीरे से हंसा। मैं वह हूं जिसे दुनिया ने मुर्दा मान लिया था, और तुम्हारे पिता वे शहीद नहीं हुए थे, समीर। उन्हें अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा था। दीनानाथ उस साजिश का हिस्सा थे, लेकिन मरते दम तक वे उस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। उसने समीर की ओर एक छोटी सी पेन ड्राइव फेंकी। इसमें उस काली डायरी के पन्ने स्कैन किए हुए हैं। दीनानाथ ने इसे तुम्हारे लिए ही छोड़ा था। इससे पहले कि समीर कुछ और पूछ पाते, अचानक पास की एक पुरानी इमारत की छत से एक गोली चली। ठाई! वह आदमी वही गिर पड़ा। समीर ने पोजीशन ली और जवाबी फायरिंग की, लेकिन हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। समीर उस घायल आदमी के पास दौड़े, लेकिन उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, रुद्र। अध्याय 5, अपनों का विश्वासघात। अगली सुबह समीर पुलिस स्टेशन नहीं गए। उन्होंने अपने घर के बंद कमरे में वो पेन ड्राइव खोली। जो फाइलें सामने आई, उन्होंने समीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। डायरी के पन्नों में साफ लिखा था
कि 2004 का वो एनकाउंटर कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ी ड्रग तस्करी को छुपाने का तरीका था। और उस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि शहर के वर्तमान पुलिस कमिश्नर महेंद्र प्रताप सिंह थे, जो समीर के सगे ताऊ चाचा थे। समीर को याद आया कि कैसे उनके ताऊ ने ही उनके पिता की मौत के बाद उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। क्या वो सब सिर्फ समीर को अपनी नजरों के सामने रखने की एक चाल थी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अवनी खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। समीर, मेरे घर की तलाशी ली गई है। कोई उस संदूक को ढूंढ रहा था। मुझे डर लग रहा है। समीर ने अवनी को अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अवनी, हम अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, यहां तक कि विभाग पर भी नहीं। मेरे ताऊ जी ही इस सब के पीछे है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि समीर के घर के बाहर सरकारी गाड़ियां आकर रुकी। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, इंस्पेक्टर समीर, आप पर सबूत मिटाने और एक संदिग्ध की हत्या का आरोप है। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। समीर समझ गए कि कमिश्नर ने चांद चल दी थी। उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था ताकि वे जो भी सच बोले उसे झूठ करार दिया जा सके। अध्याय 6, बनारस की गलियों में लुका छिपी। हमें यहां से निकलना होगा। समीर ने अपनी जैकेट उठाई और पिछला दरवाजा खोला। बनारस की तंग गलियां अब उनका एकमात्र सहारा थी। समीर और अवनी भीड़-भाड़ वाले गोदावलिया चौक की ओर भागे। पीछे पुलिस की सायरन सुनाई दे रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? अवनी ने हांफते हुए पूछा। वहां जहां पुलिस की पहुंच से ज्यादा महादेव का राज चलता है, समीर ने कहा। वे अघोरियों के गुप्त डेरे की ओर बढ़ रहे थे, जहां समीर का एक पुराना मुखबिर रहता था। वहां पहुंचकर समीर ने पेन ड्राइव का डेटा एक क्लाउड सर्वर पर अपलोड करना शुरू किया। लेकिन तभी अवनी के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर कमिश्नर महेंद्र प्रताप सिंह का चेहरा था। बेटा समीर, तुम बहुत आगे निकल आए हो, कमिश्नर ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? जरा पीछे मुड़कर देखो। समीर मुड़े। अवनी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और समीर की गर्दन पर रख दिया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक शातिर चमक थी। सॉरी समीर, अवनी मुस्कुराई। आप दीनानाथ की भतीजी नहीं है। मैं तो बस उस संदूक तक पहुंचने का जरिया थी। और अब जब वह दाय पहचान पहुंचने का जरिया थी, तो मेरा डेटा तुम्हारे पास है, तो मेरा काम तुम्हें खत्म करना है। समीर अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनके ताऊ और उनकी साथी अवनी, जो असल में एक जासूस है, ने उन्हें फंसा दिया है। अध्याय 7, मौत का खेल और पलटवार। तो ये सब एक नाटक था? समीर ने बिना हिले पूछा, जबकि चाकू की धार उसकी खाल को छू रही थी। अवनी, जिसका असली नाम माया था, ठंडी हंसी हंसी। ना हुआ। नाटक बहुत जरूरी था समीर। तुम्हारे ताऊ जानते थे कि दीनानाथ ने वह राज तुम्हारे लिए छोड़ा है। तुम तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता सहानुभूति थी। अब वह पेनड्राइव मुझे दे दो। कमिश्नर महेंद्र प्रताप सिंह फोन के उस पार से देख रहे थे। समीर, भावनाएं इंसान को कमजोर कर देती हैं। तुम्हारे पिता भी भावुक थे, इसलिए मारे गए। तुम समझदार बनो। गहरी सांस ली और अचानक अपनी गर्दन को पीछे की ओर झटका दिया। माया उम्मीद नहीं कर रही थी कि समीर अपनी जान जोखिम में डालकर हमला करेगा। चाकू ने समीर के कंधे पर एक गहरा चीरा बनाया, लेकिन उसी पल समीर ने माया की कलाई मरोड़ दी। आह! माया के हाथ से चाकू गिर गया। समीर ने फुर्ती से उसे ढाल बनाया और कमरे की लाइट पर गोली चला दी। पूरा डेरा अंधेरे में डूब गया। बाहर पुलिस की टीम ने फायरिंग शुरू कर दी थी। समीर ने माया को धक्का दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर
पिछवाड़े की दीवार फांदकर गंगा की ओर भाग निकले। अध्याय 8। गंगा की लहरों में सच। समीर अब अकेले थे। घायल कंधा खून से लथपथ था, लेकिन उनके दिमाग में अब केवल एक ही लक्ष्य था, रुद्र। उस मरते हुए आदमी ने यही नाम लिया था। समीर को याद आया कि बनारस के मणिकर्णिका घाट पर एक पुराना मंदिर है जिसे रुद्रवास कहा जाता है। वो मंदिर आधा गंगा में डूबा रहता है। शायद असली सबूत वही छिपा था। तड़के की पहली किरण के साथ समीर तैरते हुए उस मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में पानी भरा था। वहां की दीवारों पर प्राचीन नक्काशी थी। संदूक में मिले कोड को याद किया। 12/4/5/2004, सीढ़ी नंबर 7। वह मंदिर की 7वीं सीढ़ी के पास पहुंचे, जो पानी के अंदर थी। वहां एक पत्थर थोड़ा ढीला था। समीर ने उसे पूरी ताकत से खींचा। पत्थर के पीछे एक वाटरप्रूफ बैग रखा था। उस बैग के अंदर एक असली काली डायरी और एक पुराने जमाने का कैसेट रिकॉर्डर था। समीर ने रिकॉर्डर चालू किया। मैं विक्रम प्रताप सिंह बोल रहा हूं। समीर के पिता की आवाज सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर कोई यह सुन रहा है तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं। महेंद्र, मेरा अपना भाई, सीमा पार से होने वाली ड्रग्स की तस्करी को संरक्षण दे रहा है। उसने रुद्र नाम के माफिया से हाथ मिला लिया है। आज रात मैं उसे गिरफ्तार करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि विभाग में उसके साथी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिकॉर्डिंग में आगे गोलियों की आवाज और महेंद्र की चीखने वाली आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये वो सबूत था जिसे 20 साल से मिटाने की कोशिश की जा रही थी। अध्याय 9। अंतिम न्याय। समीर ने वो रिकॉर्डिंग और डायरी के पन्नों को सीधे चीफ जस्टिस और मीडिया को ईमेल कर दिया। अब ये लड़ाई बंद कमरों की नहीं रही थी। लेकिन तभी मंदिर के चारों ओर नावें दिखने लगी। कमिश्नर महेंद्र खुद एक नाव पर सवार होकर आए थे। उनके साथ पूरी फोर्स थी। समीर, बाहर आ जाओ, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, महेंद्र ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाया। समीर मंदिर के शिखर पर चढ़ गए। उनके हाथ में फोन था। आपका सच अब पूरी दुनिया के सामने है। मैंने सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर दिया है। देखिए, सोशल मीडिया पर आपके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। महेंद्र का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। महेंद्र ने अपनी गन निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाते, पीछे से एक सरकारी स्टीमर आया। वह सीबीआई की टीम थी, जिसे समीर ने पहले ही सतर्क कर दिया था। महेंद्र प्रताप सिंह, आप गिरफ्तार है। अध्याय 10। शांति का सवेरा। उपसंहार। 1 महीने बाद बनारस के घाटों पर फिर से वही शांति थी। कमिश्नर महेंद्र और माया अवनी अब जेल की सलाखों के पीछे थे। समीर के पिता को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समीर ने अपनी वर्दी उतारी और गंगा की लहरों को देखने लगे। उन्होंने वह पुरानी नीली संदूक गंगा में प्रवाहित कर दी। अब कोई राज नहीं बचा था, कोई बोझ नहीं था। तभी उनके पीछे एक परिचित आवाज आई। क्या अब आपको सुकून मिला, इंस्पेक्टर? समीर मुड़े। वहां एक नई महिला अफसर खड़ी थी। समीर मुस्कुराए। लेकिन बनारस के राज कभी खत्म नहीं होते।